हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भाषाई ढांचा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अभी हम आर.एस. शर्मा की सीरीज कर रहे हैं, जहां पर हम चैप्टर वाइज इस बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। सबसे पहले हमने जाना था इंट्रोडक्शन के बाद ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, यानी आज हमें क्यों प्राचीन इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम एक स्टेप आगे बढ़े, जहां हमने इतिहासकारों के बारे में पढ़ा कि अलग अलग विचारधारा वाले इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास को लिखने में अपनी भूमिका निभाई। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते और फिर हमने जाना कि एक्चुअली हमें या हमारे हिस्टोरियंस को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता कैसे लगा। तो वो कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, वो कौन से लिटरेरी सोर्सेस थे, और उनका किस तरह से यूज किया गया हमारे हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करने में या फिर लिखने में। एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमने जाना हमारे देश का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ने बहुत ज्यादा हमारे इतिहास को प्रभावित किया, यानी भूगोल इतिहास कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो हमने जाना पूरे भारत का किस तरह का भौगोलिक ढांचा है, और ये भौगोलिक ढांचा समय समय पे प्राचीन इतिहास में क्या अपनी भूमिका निभाता रहा है। लास्ट जो हमारा सेशन था वहां पर हमने जाना पर्यावरण और पारिस्थितिकी की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल में जब मानव और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित हुआ तो ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित कर रहे थे, किस तरह से एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे थे। और ये इसलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि आज जो एक कॉम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है मानव के बीच में, प्रकृति के बीच में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें एनवायरमेंट रिलेटेड फेस करनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए हमें इन दोनों के बीच का प्राचीन काल का जो रिश्ता था वो समझना जरूरी है, ताकि हम वापस से उसी तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए जिससे एक दोनों को ये दूसरे पॉजिटिव रूप से इंपैक्ट डाले, ना कि नेगेटिव रूप से। तो आज एक और चैप्टर है, बस ये लास्ट है, इसके बाद से हम डायरेक्ट हमारे स्टोन एज पर आ जाएंगे। और ये चैप्टर्स हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जो हम डायरेक्ट पढ़ने लग जाते हैं, स्टोन एज हो गया, फिर इंडस वैली, ठीक है वो चैप्टर्स हैं, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको पहले हमारे देश के बारे में, उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, वहाँ की लैंग्वेज क्या थी, वहाँ पे किस नस्ल के लोग रहते थे, ये सब आपको अगर क्लियर है तो कहीं ना कहीं एक आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो बस आज का चैप्टर कुछ ऐसा ही है, बहुत ईजी वे में इसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल भी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले, और बस आप क्लास लीजिए, आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। इसको आप रिवाइज करिएगा। भाषाई ढांचा मतलब हम जानने वाले कि हमारा जो पूरा का पूरा भारत देश है, आपको पता है हमें बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो जो हमारे देश में ये भाषाओं का विकास हुआ है, कहाँ से ये भाषाएं मूव करके आई थी, अब तो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है उनका, उसकी हमें बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से मेजर लैंग्वेज के ग्रुप्स दिखाई देते हैं और कौन से पर्टिकुलर रीजन में वो दिखाई देते हैं। एक बार आप मैप के थ्रू ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आंसर राइटिंग वगैरह में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बाकी अगर आपको हमारा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में इस सीरीज को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि नेक्स्ट सेशन में हम उसको इंप्रूव कर सकें। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैप के थ्रू पढ़ना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। देखो कोशिश की है मैंने, और आगे भी हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ें दिमाग में आप इमेजिन कर पाए, एक इमेज आपके क्लियर हो पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत के जो मुख्य भाषाई वर्ग है। केवल मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूंगी, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हुए ये कहाँ से आया है, वर्ल्ड लेवल पर भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो राइटर यहाँ पर बोलता है कि अगर हम भारत में भारत की बात करें तो हमें दिखाई देता है कि भारत में बहुसंख्यक भाषाओं वाला देश है भारत। मतलब हमारे देश में बहुत सारे भाषी लोग हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे कि जो भाषाई सर्वेक्षण, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के संपादक थे ग्रियर्सन जो है, उन्होंने एक अपना डेटा कलेक्ट किया, और उस डेटा के अनुसार अप्रॉक्स जो है उन्होंने बोला कि लगभग भारत में 180 भाषाएं और 550 बोलियां बोली जाती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल नंबर जो आपका जो जहाँ पर बात की गई है स्केड्यूल नंबर 8 में कि भाई ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस की बात करता है, टोटल
अभी ओरिजिनली 14 थे, अभी प्रेजेंट डे अगर हम बात करें तो 22 लैंग्वेजेस हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो तो ऑफिशियली हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि 180 से ज़्यादा हमें भाषाएं दिखाई देती हैं और 550 से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बोलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस राइटर इसी के साथ स्टार्ट करता है एक ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में कि भाई हमें भारत के बारे में ऐसा पता लगता है कि बहुत सारे भाषा भाषी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। अब राइटर बोलता है कि अगर हम भारत के भाषाई क्षेत्रों को देखें तो हम भारत में पूरे भारत को 4 भाषा वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेजर सेक्शन है, ठीक है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि पूरे भारत को देखने पे हमें यहाँ पे 4 भाषाई वर्गीय लोग दिखाई देते हैं। अब वो 4 भाषा वर्ग कौन कौन से हैं? पहला जिसको बोला जा रहा है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। सेकेंड वन जिसको बोला जा रहा है तिब्बती बर्मी, थर्ड वन जिसको द्रविड़ बोला जा रहा है, एंड लास्ट वन हिंद आर्य बोला जा रहा है। अब अगर मैं स्पेसिफिक पूरे इंडिया के मैप पर बात करूं तो पहला वाला जो राइटर बोलता है कि हमारे देश में ये 4 भाषाओं के ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप कहां पर दिखाई देता है? तो ये वाला जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर, ये हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी ये कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर हमें इस भाषा भाषी के लोग दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया? एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तिब्बती बर्मी की मैं बात करूं तो ये आप मान सकते हैं जो हिमालयन रीजन है ना उसके चारों ओर फैला हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा हिमालय से लगता हुआ जो रीजन है, इसको ये किस में डाल रहा है? तिब्बती बर्मी क्षेत्र में डाल रहा है। मैप में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, इसको करेक्ट कर लेना, अगर कुछ होगा तो इस पे डिस्प्यूट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तिब्बत बर्मी क्षेत्र कहाँ है? हिमालयन रीजन में, यहाँ पे हमें बिखरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं द्रविडियन रीजन। द्रविडियन क्षेत्र कहाँ पर है? द्रविडियन भाषा भाषी को बोलने वाले ये जो पूरा रीजन है, इवन ये जो श्रीलंका का भी कुछ उत्तरी भाग है, यहाँ पर भी हमें यही भाषा भाषी लोग दिखाई देते हैं। एंड लास्ट वन बोल रहा है हिंद आर्यन। मेजर जो सेक्शन है पाकिस्तान को लेते हुए भारत का ये पूरा का पूरा नदन वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमें हिंद आर्यन भाषा भाषी लोग दिखाई देते हैं। तो बस आपको यही 4 दिमाग में सेट कर लेना बहुत अच्छे से कि 4 भाषा भाषी ग्रुप इनिशियली जो 2 हैं, सबसे पुराने भी इवन यही 2 हैं, ये बहुत कम क्षेत्रों में इनका हमें विस्तार दिखाई देता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक इस रीजन में है। तिब्बत बर्मी का जो भाषा भाषी क्षेत्र है वो हिमालय के चारों ओर फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। द्रविडियन आपको दक्षिण भारत में दिखाई देता है, यानी कि आप बोल सकते हैं पेनिनसुला वाला जो पार्ट है ऑलमोस्ट वहां दिखाई देता है, दक्कन का कुछ हिस्सा अगर छोड़ दें। और फिर आ जाते हैं हिंद आर्य, ये पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान, ये पूरा जो क्षेत्र है वो हिंद आर्य वाला है। ओके, तो ये तो राइटर ने स्टार्ट कर दिया कि ये मेजर हमें लैंग्वेज के ग्रुप्स दिखाई देते हैं इंडिया में। अब थोड़ा सा इनका इतिहास देख लेते हैं कि ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है या तिब्बत बर्मी या द्रविडियन या हिंद आर्यन, ये लैंग्वेज के जो ग्रुप्स है वो कहां से मूव करके इंडिया में आए या फिर ओरिजिनली ही इंडिया के थे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भी इसको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक की बात करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक कहां आपको दिखाई दे रहा है? ये जो कुछ क्षेत्र है ना, यहां पर हमें ऑस्ट्रो एशियाटिक दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? अब ये ऑस्ट्रो एशियाटिक वाला जो ग्रुप है, ये लैंग्वेज हमें कहां से मूव करते हुए दिखाई दे रही है? तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वापस से मैप को आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो यहां पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं हाईलाइट भी कर देती हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत का स्पेसिफिक ये क्या हो गया भाई? ओके, भारत का स्पेसिफिक ये वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं छोटा नागपुर उसके आसपास का क्षेत्र हो गया वो। और बाकी अगर आप देखो तो ये वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं एक बार वर्ल्ड मैप बनाकर दिखा दे रही हूँ। ये है हमारा विश्व का मानचित्र, एक रफ इमेज बना रही हूँ। इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप हो गया पूरा, ये अफ्रीका हो गया, इधर पूरा एशिया हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका, ठीक है। तो यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसी का एक हमें आइलैंड दिखाई देता है। बेसिकली ये इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन है, स्वतंत्र द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है। तो हमें दिखाई देता है ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज वाला ग्रुप है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेडागास्कर से लेके
आप भारत के इस क्षेत्र में आओ, फिर इधर आ जाओ आप साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन, और इधर आ जाओ आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाला पार्ट। यानी ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इधर से लेके इधर तक, यहाँ पर हमें इसका विस्तार दिखाई देता है। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। अब वापस से आते हैं, राइटर क्या बोलता है देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना, मैं वापस से हाईलाइट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये याद रखना है, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, बस लोकेशन याद रखना है। ठीक है, राइटर बोलता है भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं प्राचीनतम प्रतीत होती हैं। यानी कि ये जो 4 ग्रुप्स आप पढ़ रहे हैं, इन चारों ग्रुप्स में हमें जो सबसे पुरानी भाषाएं दिखाई दे रही प्राचीनतम, उसमें राइटर ऑस्ट्रो एशियाटिक को रखता है। ओके, और बोल रहा है कि जो सामान्यतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती है। अब देखो, आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जिन भी भाषाओं के ग्रुप की बात की जा रही है, इनका एक नया रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अलग भाषा के रूप में, अलग बोली के रूप में। तो बोल रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रो एशियाटिक को प्रेजेंट डे बात करो कि भाई कहाँ है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो बोल रहा है कि सामान्यतः मुंडा बोली के कारण जानी जाती है, कि वही ऑस्ट्रो एशियाटिक का ही रूप भारत में आज मुंडा बोली के नाम से प्रसिद्ध है। सभी के समझ में आ गया? ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले की बात कर रहा है कि ज्यादातर ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लोग हैं वो हमें उनका विस्तार दिखाई देता है। पश्चिम में अफ्रीका की पूर्वी समुद्र तट के निकट है मेडागास्कर, ये रहा आपका मेडागास्कर द्वीप सॉरी। तो बोल रहा है कि पश्चिम में वेस्ट वाला पार्ट, ये आपको डायरेक्शन पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिम में जो अफ्रीका का मेडागास्कर वाला क्षेत्र है वहां से लेके ये कहां तक फैला हुआ है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है वहां तक हमें इसका विस्तार दिखाई देता है। और राइटर का ऐसा कहना है कि हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनका हम यूज करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐसा संभव है कि आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले, ठीक है, अभी क्या चल रहा है 2023, ये जीरो के इधर 2023 साल हो चुके हैं, अब जीरो के उधर भी चले जाओ। तो राइटर बोल रहा है कि अगर हम कुछ एविडेंसेस की बात करें तो हमें पता लगता है कि आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहादेश होते हुए अफ्रीका से दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये लोग मूव किए होंगे। यानी कि इनका मूवमेंट जो है वो इस तरीके से चला होगा, ये राइटर बोल रहा है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए मेडागास्कर है, यहाँ पे कुछ रीजन्स है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, जब आप कभी मैपिंग की क्लास लेंगे और आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ साथ आप एक और टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर ओशिनिया। ठीक है, तो ओशिनिया के काफ़ी सारे यहाँ पे आइलैंड्स जो हमें दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमें ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज वाले लोग दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? तो मेडागास्कर वाला क्षेत्र हो गया, भारत का मुंडा बोले जाने वाला रीजन हो गया, इसके अलावा कुछ साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन्स हो गए, ओशिनिया कॉन्टिनेंट का जो, सॉरी ओशिनिया कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, बेसिकली ओशिनिया जो है उसके हमें कुछ द्वीप दिखाई देते हैं, वहां पर इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हमें मिलते हैं। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक आई होप क्लियर है। अब स्पेसिफिक इंडिया पर फोकस करेगा, तो अब जब भी ऑस्ट्रो एशियाटिक की बात करेगा आपके दिमाग में क्लियर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक किधर वाले रीजन से किधर मूव कर रहा है। तो मेडागास्कर, इंडिया, इधर आ जाओ साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो ओशिनिया वाले आइलैंड्स हैं वहां पर हमें इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब बात कर रहा है स्पेसिफिक हमारे भारत देश की, यहां पर बोल रहा है कि ऑस्ट्रियाई भाषा परिवार 2 उप परिवारों में बटा हुआ है। यानी कि ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक वाली भाषा है इसके हमें 2 ग्रुप्स दिखाई देते हैं, एक भारतीय उपमहादेश में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक और दूसरा ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन। तो ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन राइटर ने बोल दिया है कि बेसिकली इसके हमें 2 ग्रुप्स दिखाई देते हैं। एक वो ग्रुप जो भारत और आसपास के क्षेत्र में बोलते हैं, इसको बोल रहा है ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पेसिफिक, और एक वो ग्रुप जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया वाला जो कुछ रीजन है वहां पर बोला जाता है, इसके लिए क्या टर्म यूज कर रहा है? ऑस्ट्रोनेशियन यूज कर रहा है। क्लियर हो गया? तो बस ये समझना है कि ऑस्ट्रियाई ये जो लैंग्वेज वाला ग्रुप है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। मेडागास्कर है, मूव करते हुए आओ, इंडिया का मुंडा वाला क्षेत्र हो गया, फिर कुछ साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन हो गया, ओशिनिया वाला कुछ पार्ट हो गया। फिर इसने बोला इस पूरे ऑस्ट्रियाई ग्रुप का इसके 2 ब्रांचेस हमें दिखाई देता है। एक जिसे बोल रहा है ऑस्ट्रोनेशियन वाली ब्रांच हमें कहां पर दिखाई देते हैं? स्पेसिफिक
ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया में, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है ऑस्ट्रो एशियाटिक वाली जो ब्रांच है वो कहाँ दिखाई देती है, भारतीय उपमहादेश। जब भी भारतीय उपमहादेश बोला जाएगा तो इसका मतलब केवल भारत से नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था भारतीय उपमहादेश मतलब कौन कौन से क्षेत्र जो इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ जाते, ये देख रही हो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज वाले ग्रुप का जो इंडिया में बिखरे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए स्पेसिफिक ये कुछ रीजन्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर हाईलाइट करोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो खासी वाला क्षेत्र है ये देखिए, और अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ये मुंडा और उसके आसपास का क्षेत्र है। भारत में यहीं पर हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। और ऑस्ट्रियाई भाषा का कौन सा वाला ग्रुप भारत में दिखाई देता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक वाला ग्रुप भारत में दिखाई देता है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भारत में मिल रहा है, भारत में भी इसकी दो ब्रांचेस दिखाई दे रही है। एक जिसे बोल रहे हैं मोन खमेर और दूसरा मुंडा। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, मैं लास्ट में रिवाइज कर दूंगी, बहुत ही पेशेंट के साथ में, बस पेशेंटली इसको सुनिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो भारत का जो ऑस्ट्रो एशियाटिक वाला ब्रांच है ना, इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक जिसको बोल रहा है मोन खमेर और दूसरा जिसको बोल रहा है मुंडा। अब एक एक को यहां पर डिफाइन करेगा, ठीक है। पहले बात कर रहा है मोन खमेर, बोल रहा है ये जो मोन खमेर वाली शाखा है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की, ये हमें कहां दिखाई देता है, उत्तर पूर्वी भारत में, मेघालय के अंतर्गत जो खासी जयंतिया हिल्स है ना वहां पर, और निकोबार आइलैंड में। स्पेसिफिक ये देखिए, ये रहा आपका रीजन, और कहां देखोगे ये अंडमान निकोबार का निकोबार वाला रीजन, आप समझ पाए। तो बोल रहा है कि भारत का जो ऑस्ट्रो एशियाटिक वाला ग्रुप है इसके भी हमें दो ब्रांचेस दिखाई देती। पहली बारी बोल रहे हैं मोन खमेर, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक की मोन खमेर वाली ब्रांच कहां पर हमें दिखाई दे रही, कहां बोली जा रही है, ये मेघालय में खासी जयंतिया हिल्स वहां पर, और दूसरा निकोबार जो आइलैंड है वहां पर। दूसरी जो इसकी ब्रांचेस को बोल रहा है मुंडा वाली, मुंडा अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, और मुंडा नाम सुनते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कौन सा रीजन है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के जो संथाली लोग हैं ना उनके द्वारा ये ज्यादा बोला जाता है ट्राइबल रीजन में। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भी जो मुंडो संथाल हो जो है ना उनके द्वारा ये बोला जाता है, लेकिन वहां पर इसे क्या बोलते हैं, मुंडारी भाषा बोलते हैं। यानी ये वाला जो रीजन है सेंट्रल इंडिया का स्पेसिफिक ये क्षेत्र, यहां पर इसी को मुंडारी के नाम से जाना जा रहा है, और सेंट्रल एशिया का ये वाला जो रीजन है वहां पर इसको मुंडा के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक के भारत में दो ब्रांचेस है, मोन खमेर ब्रांच हमें दिखाई दे रही है जयंतिया हिल्स के आसपास में निकोबार में, और दूसरा जो मुंडा वाली ब्रांच है वो हमें सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वाले रीजन्स में हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप, यहीं पर हो जाता है ये कंप्लीट। अब इसको कर लेते हैं हम क्विकली रिवाइज, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बहुत आराम से रिवाइज करेंगे, और ये पूरा आपको याद कर लो, एक दो बार रिवाइज करोगे दिमाग में क्लियर हो जाएगा, इमेज क्लियर हो जाएगा। इवन याद मतलब आपको ऐसे वाला याद नहीं करना है कि बैठ कर रट रहे हो उसको, एक मैप ले लो, ब्लैंक मैप इंडिया का, उस पर उसको ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ करके प्रॉपरली लोकेट करो। जितना ज़्यादा आप ड्रॉ करोगे, लोकेट करना स्टार्ट करोगे, ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कब, मेंस के आंसर राइटिंग में। वहाँ पे देखो क्या होता है, जब मेंस में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे पास टाइम की भी कमी होती है, प्लस हमारे पास वर्ड लिमिट भी है, प्लस वर्ड लिमिट के साथ साथ प्रेजेंटेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। तो कई बार हम बहाव में बह के जब एक्सप्लेन करना चालू करते तो पता ही नहीं है किस दिशा में पहुंच जा रहे हैं, और पेज खत्म होने पे आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बातों को कम शब्द में ज़्यादा डिफाइन तरीके से रख सकते हैं। जितने ज़्यादा आप पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं, मैप मतलब ड्रॉ करना, बस आप एक बार सीख जाओ तो आपने एक सिंपल तरीके से भी ड्रॉ करा, लोकेशन दिखा दिया, फलाना जगह पे ये, फलाना जगह पे ये, बस यही हाईलाइट हो गया और इसी ने आपको मार्क्स दिला दिया, और कम जगह पर आपका आप जो बोलना चाहते थे वो भी आप अपनी बात रख पाए, ठीक है। तो बस यही हम क्विकली करते हैं रिवाइज। पहले हमने पढ़ लिया ऑस्ट्रियाई वाला जो ग्रुप है, हमने देखा कि ये कहाँ से मूव करके कहाँ आया, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। मेडागास्कर हो गया, इंडिया का कुछ क्षेत्र हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ये इसका पूरा ये वाला क्षेत्र है। ऐसे आप एक दिमाग में ड्रॉ करके रहो, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमने देखा इसकी भी दो ब्रांचेस दिखाई देती हैं, एक जिसको आपने बोला ऑस्ट्रो एशियाटिक, दूसरा आपने बोल दिया ऑस्ट्रोनेशियन टाइप का, ये बोल दिया, यही है ना। एक सेकेंड,
ये ऑस्ट्रोनेशियन और ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। ऑस्ट्रोनेशियन पे हमें जाना नहीं है, हमने बोला कि ऑस्ट्रोनेशियन वाला कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर ईस्टर्न एशिया वाला रीजन वहाँ पर दिख रहा है। हमें तो अपने देश की बात करनी है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भारत में दिख रहा है। तो हमने बोला कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज को बोलने वाले भारत में दिखाई दे रहे हैं, इनके भी दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, एक जिसको बोल रहा है यहाँ पे मोन खमेर और दूसरा जिसे क्या बोल रहा है, ये मुंडा बोल रहा है। ये जो मोन खमेर वाली ब्रांच है ये भारत में कहाँ पर दिखाई देती है, जो आपके जयंतिया हिल्स हैं, यहाँ पर देखिए खासी और जयंतिया हिल्स, वहां पर दिखता है। ये नॉर्थ ईस्ट का ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड के निकोबार में, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें मोन खमेर बोलने वाले दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा मुंडा का स्पेसिफिक बोल रहा है कि मुंडा या फिर कुछ जगह पर इसे मुंडारी भाषा के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा की स्पेसिफिक बात कर रहा है झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा वाले रीजन में संथाली ट्राइब्स के द्वारा ये बोला जा रहा है। और मुंडारी कौन बोल रहे हैं, तो मध्य भारत वाला जो रीजन है यहाँ पे मुंडा, संथाल, हो, ये तीनों जो ट्राइब्स है वो इसे बोलते हैं मुंडारी लैंग्वेज के रूप में। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक डन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक डन, क्लियर, बहुत छोटी जगह पर विस्तृत है। अब आ जाते हैं एक स्टेप आगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तिब्बती बर्मी। अब यहाँ पर बात कर रहा है, सॉरी, तिब्बती बर्मी की बात कर रहा है कि तिब्बत बर्मी जो है ये हमारी दूसरी लैंग्वेज की लैंग्वेज ग्रुप दिखाई देता है जो भारत में बोला जाता है, और ये ओल्डेस्ट है, मतलब जो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मी ये भारत में सबसे प्राचीन है, प्राचीन भाषा वर्ग है, ठीक है। तिब्बती बर्मी की अगर मैं बात करूं तो वापस से आप पिक्चर पर जाइए, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो जोन है ना, ये आपका तिब्बती बर्मी वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब भारत किधर गया, तो ये रहा हमारा पूरा देश भारत। ये जो पिक्चर्स है ना, देखो अभी क्या प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम जो पिक्चर्स होती हैं जो हमें मिलता है वहाँ पे थोड़ा सा ये इंडिया के कुछ पार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हमने उसको करेक्ट कर लेना है खुद ही, क्योंकि हमें समझना है और समझने के लिए पिक्चर्स तो हमें चाहिए होंगी ना। तो देखो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा है भारत ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो हाईलाइटेड रीजन है स्पेसिफिक, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये देख रहे हो भारत का ये वाला जो कुछ क्षेत्र आ रहा है, इसमें ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, और फिर इधर भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे, ये कुछ क्षेत्र ये हाईलाइटेड है किससे, तिब्बत बर्मी लैंग्वेज से। ओके, अब तिब्बत बर्मी में और कौन सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये देखो तिब्बत जो भी चाइना का ही पार्ट है, चाइना ये मेजर सेक्शन है जहां से ये लैंग्वेज उठकर आ रही है। थोड़ा सा जानते हैं राइटर क्या बोल रहा है यहाँ पर, भाषा का तिब्बत बर्मी वर्ग जो है चीनी तिब्बती परिवार की है शाखा है। बोल रहा है भारत में जो तिब्बत बर्मी आपको लैंग्वेज दिखाई दे रही है बेसिकली ये कहाँ से मूव करके आई है या किसका शाखा है, कहाँ से ये निकल कर आ रही है, तो चीनी तिब्बती परिवार जो है ना इसकी ही ब्रांच है जो हमें भारत में तिब्बत बर्मी की लैंग्वेज के रूप में दिखाई देता है। डन, आगे बढ़ जाते हैं। अगर भारतीय उपमहादेश में हम देखें हमारे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कि कहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, किस जगह के लोग जो है वो इससे प्रभावित हैं, तो हमें पता लगता है कि ये जो बोलियां है ना वो हिमालय के किनारे किनारे उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हुई है। इधर आ जाओ, असम दिखाई दे जाएगा आपको, है ना, ये असम है, उसके नीचे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो बोल रहे हैं कि जो उत्तर पूर्वी असम वाला रीजन है वहां से लेके उत्तर पूर्वी पंजाब वाला रीजन जो है यहां तक फैला हुआ है क्या आपका ये पूरे लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, ठीक है। तो असम से लेके पंजाब तक पूरा का पूरा हिमालय का जो तलछटी वाला जो रीजन है, हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर हमें इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग दिखाई देते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया ऑलमोस्ट सभी के सभी वो स्टेट्स जहां पर इसका हमें इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो भारत के जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारे जो स्टेट्स हो गए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है जो उत्तर पूर्वी राज्यों से ही मिलता है, काफी कुछ उनकी संस्कृति को लिए हुए है, इन जगह पर हमें दिखाई देता है कि जो जनजातियां हैं वो इसी लैंग्वेज को बोलती हैं, मतलब इसी से अलग अलग जो बोलियां निकली है उन्हें बोलती है। लगभग 116 बोलियां हमें दिखाई देती है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, किससे संबंधित, तिब्बत बर्मी भाषा वर्ग से संबंधित। क्लियर हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा तिब्बत बर्मी के बारे में तो ये ध्यान रखना है मूव कहाँ से होकर आ रहा है, ये तिब्बती चीन और तिब्बती वहां की जो भाषा परिवार है ना उसी का ये एक हिस्सा है। ओके,
भारत में इसका एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है, तो पूरे हिमालयन रीजन में हमें दिखाई देता है, पंजाब के उत्तर पूर्वी से असम के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक बोल रहा है कि ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इधर आ जाओ आपका सिक्किम दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हो गए, प्लस वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला रीजन है, यहाँ पर हमें इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है इस भाषाभाषी वर्ग से निकले हुए बोली को बोलने वाले लोगों का। और लगभग इसी भाषा से निकले हुए 116 बोलियां हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती हैं। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया? चलो जी एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है यहां पर दोनों के बारे में बताने के बाद आपने देखा तो आपको कुछ इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ क्षेत्र है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, कौन सा? झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रो एशियाटिक बोलने वाले दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा रीजन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? खासी जयंतिया हिल्स जो है वहाँ पर। थोड़ा सा रीजन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? निकोबार आइलैंड वहाँ पर। तो ये कुछ रीजन है जहाँ पर हमें कौन सी भाषा बोलने वाले दिखाई दे रहे हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसके भी दो ब्रांचेस, पहला वाला मोन खमेर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मुंडा, यहाँ पर हमें मुंडेर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, मुंडारी के रूप में। ठीक है, अब दूसरी ब्रांच जो आपने देखी है भाषा वर्ग की, वो कौन सी थी? तिब्बत वर्मी। तिब्बत वर्मी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मैप हर जगह पर आप देख लें, कहीं भी इनकरेक्ट ना हो। ये जो है ये हमें तिब्बत वर्मी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। दूसरा हमने देखा कि तिब्बत वर्मी का ज़्यादा जो हमें इन्फ्लुएंस दिख रहा है वो कौन से? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में। उन राज्यों का स्पेसिफिक हाईलाइट किया गया, कहाँ कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला रीजन। यहाँ पर हमें इस भाषाभाषी से निकली हुई लगभग 116 बोलियां बोलते हुए दिखाई देते हैं, ट्राइबल्स। ओके, अब यहां पर आपने देखा तो आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कम नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना? तो यहां पर बस यही बोलता है राइटर कि यद्यपि ऑस्ट्रियाई और तिब्बत बर्मी, मतलब जो आप बोल रहे हो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रियाई की ब्रांच है जो भारत में बोली जा रही है, तो बोल रहा है कि ऑस्ट्रियाई और तिब्बत बर्मी, राइटर का ऐसा कहना है कि एक्चुअली ये दोनों जो बोलियां हैं या ये जो दोनों भाषा वर्ग हैं, ये ज्यादा पुराने माने जाते हैं किनसे? द्रविड़ियन से या इंडो आर्यन से। यानी राइटर का कहना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बत वर्मी ये ज्यादा प्राचीन है, पहले आ गए थे भारत में इन दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन इसके बावजूद इनका अपना साहित्य विकसित नहीं हो सका। और जब आपका लिटरेचर नहीं है तो लॉन्ग टर्म तक आपको एक अपना वो एक महत्व बनाए रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि आई ये बहुत पहले थी, प्राचीन थी, लेकिन इसका अपना साहित्य विकसित हुआ ही नहीं। ओके, और हमें पता लगता है आगे चल के, बहुत आगे चल के जो दंत कथाएं थी या परंपरा जो भी वर्बली चल रही थी, ओरली चल रही थी, मतलब कि क्योंकि साहित्य नहीं था इनका अपना, तो ये मौखिक रूप से ही अपनी कथाओं को, जो भी इनकी प्राचीन परंपरा थी, उसको मौखिक रूप से आगे लेकर जा रहे थे। तो हमें अभी लेटेस्ट पता लगता है कि आगे चलकर जो इनकी परंपराएं थी, जो इनकी दंत कथाएं जो मौखिक रूप से आगे जा रही थी, वो 19वीं सदी में ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा लिपिबद्ध की गई है। 19th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ईसाई धर्म प्रचारक, बेसिकली मिशनरीज एक्टिविटीज क्या थी क्रिश्चियन मिशनरीज की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो भाई वो आपको अपने धर्म से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म के पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं कि हमारे रिलीजन को फॉलो करोगे तो ये मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, ये सब चीज़ें कि आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर फिर आप अपना धर्म भी कई बार परिवर्तित कर लेते। तो बेसिकली मिशनरीज एक्टिविटी यही काम करती है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो आई थी, आपको आज भी पता है कि इंडिया के जो ट्राइबल रीजन्स है ना, वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कभी कुछ ऐसा लगा तो डेफिनेटली हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ट्राइबल रीजन्स में हमें ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि बेसिकली ये जो क्षेत्र थे ना, इनमें ये दोनों भाषाभाषी वर्ग के जो लोग थे, इनकी बहुत सारी बोलियाँ, इनकी बहुत सारी लैंग्वेज इंटरनली निकली हैं, तो उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया, उनका साहित्य हमें नहीं मिलता है। आगे चल के जो क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं, उन्होंने इनकी दंत कथाओं को, इनकी जो परंपराएं हैं, उनको लिपिबद्ध किया। ओके, बस इसी के साथ राइटर यहाँ पर रोक देता है। अब हम जानेंगे भारत के दो
मेजर ग्रुप्स के बारे में, एक जिसको आप बोल रहे हैं इंडो आर्यन और दूसरा जिसको आप बोल रहे हैं द्रविडियन, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कि ये कहां से मूव करके आई हैं। ये दोनों कहां से मूव करके आई हैं वो डिस्कस कर लिया। अब ये दोनों कहां से मूव करके आती हैं और क्या इनका इंपैक्ट दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसका, द्रविड़ भाषा परिवार की। और देखो ये मैं आपको उसी क्रोनोलॉजी में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं जिस क्रोनोलॉजी में हम मानकर चलते कि भारत में मूव करके आए थे। ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया था कि भाई जो दक्षिण भारत है वहाँ के जो द्रविडियंस है वो दावा करते हैं कि भाई हमारा जो ये लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है वो आपसे ज़्यादा प्राचीन है। तो यहाँ पर बस हम वही सब चीज़ें थोड़ी सी देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। और मैं बार बार मैप करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा है, क्योंकि देखो मेरे लिए आपको मैप के थ्रू कराना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अदरवाइज क्या होता है ना, दिमाग में क्लियर नहीं होगा पिक्चर की क्या चल रहा है, किधर से मूव करके आ रहे हैं। एक बार आपने इमेज के थ्रू समझ लिया फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये चैप्टर आप एक मैप पर पूरा ड्रॉ करके जा सकते हो, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में जानते हैं। इनका क्या बोल रहा है, देश में बोली जाने वाली भाषाओं का जो हमें तीसरा परिवार दिखाई दे रहा वो किसका है, द्रविड़ भाषाओं का है, ठीक है। यह बोली लगभग पूरे दक्षिण भारत में व्याप्त है। अब आप बोलोगे कि द्रविड़, अब जब भी मैं बोल रही हूं ना ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर मैं बोल रही हूं आपको द्रविड़ के बारे में बात करें या तिब्बत बर्मी के बारे में बात करें, तो ये एक भाषा का वर्ग है। धीरे धीरे इसकी बहुत सारी भाषाएं निकली, ब्रांचेस निकली, बहुत सारी बोलियां निकली, जिसका मूल यही था, ओरिजिन यही था, फाउंडेशन यही था, और वहीं से वो उसके रूप परिवर्तित हो के निकला, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर आज के आप दक्षिण भारत को देखें तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे दक्षिण भारत में हमें ये द्रविड़ भाषा वर्ग दिखाई देता है। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। राइटर क्या बोल रहा है यहाँ पर, द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है, मतलब ये लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो बस आपको इस पिक्चर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए ये ध्यान रखना है, मुझे नहीं पता आपको ये कहाँ से कितना समझ में आ रहा है। ये मैं ये वाला पोर्शन दिखा रही हूँ, ये भारत है और भारत के यहाँ पे आपको पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये वाला रीजन जो है। तो अभी जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ वो बेसिकली ये वाला क्षेत्र है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि जो द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति है, हम मानकर चलते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। इसका ओरिजिन दक्षिण पश्चिमी ईरान, श्रे एलम भी जिसे हम कहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम ईरान बोल रहा है, साउथ वेस्ट ईरान वाला जो रीजन है ना, हम मानकर चल रहे हैं यहाँ से द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये देखो, ये रहा पूरा भारत, इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो बोल रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम ईरान वाला था, मानकर चल रहे हैं यहां से द्रविड़ियन भाषा की उत्पत्ति हुई थी, श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। यह अभी भी ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत, पाकिस्तान के ये दो हमें प्रोविंसेस दिखाई देते हैं। यहां पर आप देखोगे बलूचिस्तान और सिंध। तो बोल रहा है कि आज भी ये जो द्रविड़ियन लैंग्वेज वाला ग्रुप है ये हमें कहां पर दिखाई देता है, तो बोल रहा है कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में ये जो पूरा रीजन है आज भी हमें यहां पर द्रविड़ियन भाषा परिवार की बोलियां दिखाई देती हैं, ठीक है। द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप, अब भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है कि अगर आप भारत के कंटेक्स्ट में देखो तो ये तो पता लग गया ना कि द्रविड़ियन भाषा जो है वो कहां से ओरिजिन हुई, इसका परिवार कहां पर है वो हमें दिखाई देता है ईरान वाले रीजन में, ठीक है। अब बोल रहा है कि आज का, क्योंकि वो ओरिजिन था उस समय वो बहुत डेवलप नहीं हुआ था, अगर आज के कंटेक्स्ट में आप द्रविड़ियन लैंग्वेज की बात करें जो भारत में हमें दिखाई देती है, बोल रहा है कि उसका प्राचीनतम रूप हमें कहां दिखाई देता है, पाकिस्तान वाले रीजन में। तो द्रविड़ बोली का प्राचीनतम रूप जिसे आप ब्रूही कहते हैं वो भारतीय उपमहादेश के, उपमहादेश मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पहले मैंने आपको बताया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब क्या, कि जब इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट था, फिर ब्रेक हुआ, फिर मूव करके यूरेशियन प्लेट से टकराया और टकराने के बाद से जो फॉर्मेशन हुआ उसको हमने इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा, जिसमें आज का भारत, आज का पाकिस्तान हो गया, आज का बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ये कुछ रीजन जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि द्रविड़ बोली जो है ना, इसका प्राचीनतम रूप, जो आज की द्रविड़ बोली है, इसका प्राचीनतम रूप हमें कहां दिखाई देता, ओरिजिन तो कहां से हुआ था, ईरान वाले रीजन से, आपने समझ लिया, लेकिन आज की द्रविड़ का जो प्राचीनतम रूप है ना वो हमें कहां दिखाई देता है, ब्रूही, भारतीय उपमहादेश का जो पाकिस्तान का
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां पर हमें दिखाई देता है। ये देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ओके, तो पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी रीजन है ब्रही, ये हमें दिखाई देता है द्रविड़ियन का, आज की द्रविड़ियन लैंग्वेज का प्राचीनतम रूप। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया। तो आज के जो द्रविड़ भाषा भाषी है, इसका प्राचीनतम रूप ब्रही हमें कहाँ पर दिखाई देता है? पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जो कभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है द्रविड़ भाषा पाकिस्तान क्षेत्र से होते हुए यहां से मूव करते हुए किधर आ रही है? सीधे सीधे इंडिया में मूव कर रही है। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा पाकिस्तान क्षेत्र से होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, और दक्षिण भारत पहुंचने के बाद इसी भाषा के हमें अलग अलग क्या दिखाई दे रहे हैं? ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जहां इससे तमिल निकल रहा है, तेलुगु निकल रहा है, कन्नड़ निकल रहा है, मलयालम जैसी मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई। यहां पर आप इंडिया के मैप पर देख भी सकते हैं स्पेसिफिक। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किस तरह से अपने देश को रीऑर्गेनाइज करें। और हालांकि उन्होंने रीऑर्गेनाइज इनिशियल वे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीऑर्गेनाइज नहीं किया था, जो जैसे पोजिशन में था वैसे ही उसको चलने दिया, 4 ग्रुप्स बना दिए पूरे देश के, ABCD इस तरह से कर दिया। लेकिन आगे चलकर हमें पता लगता है कि यही दक्षिण भारत का ये वाला जो पूरा रीजन था, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, तो यहाँ पर हमें 2 लैंग्वेज को बोलने वाले ग्रुप दिखाई देते थे। नॉर्थ में तेलुगु भाषा भाषी लोग और साउथ में तमिल भाषा भाषी लोग। और 1952 में इसी तेलुगु भाषा भाषी वाले रीजन के जो लोग थे, इवन उनके जो लीडर थे पोटी श्री रामुलु, उन्होंने डिमांड किया था कि भाई हमें अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर राइटर यही बात कर रहा है कि ये जो द्रविड़ियन भाषा मूव करके आई, ये आगे चल के भारत के दक्षिण भारत में पनपी, और यहाँ पर इसके कई सारे ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे। इसी द्रविड़ियन से हमें बनता हुआ दिखाई देता है तेलुगु, इसी द्रविड़ियन से हमें बनता हुआ दिखाई देता है तमिल। आपको मैं ये इसलिए बता रही थी ताकि आपको स्पेसिफिक रीजन पता लग जाए। तेलुगु भाषा भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, तमिल भाषा भाषी तमिलनाडु में। ठीक है, इसी से हमें कन्नड़ निकलते हुए दिखाई देता है, इसी से हमें मलयालम केरल वाले रीजन में, कन्नड़ कर्नाटका। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में पूरी तरह से वही बोली जाए। नहीं, अगर 70% किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को बोलने वाले हैं तो 30% अदर, 10% इस टाइप का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 30% में 20 कोई और हो सकता है, 10 कोई और हो सकता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो बस ये मेजर सेक्शन की बात कर रहा है। बस यहाँ पे राइटर ने यही बोला है कि ये पाकिस्तान से मूव करके इंडिया में आती है, दक्षिण भारत में पनपती है, और इसके हमें इस तरह से नए नए भाषा वर्ग दिखाई देते हैं। अब इन भाषाओं में भी कौन कितनी ज्यादा द्रविड़ियन है, तो राइटर ने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि इन चारों में भी जो तमिल है ना, वो सबसे ज्यादा द्रविड़ियन है। यानी द्रविड़ियन का मतलब जो सबसे ज्यादा ओरिजिनली जो द्रविड़ लैंग्वेज था ना, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट किस पर दिखाई देता है? तमिल पर दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइटर बोलता है कि ये तो कुछ रीजन थे जो दक्षिण भारत के थे, इसके अलावा हमें पता लगता है कि झारखंड और मध्य भारत में ओराव अथवा कुरुख जो भाषा बोली जाती है, वो भी द्रविड़ का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और वो बेसिकली ओराव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। तो दक्षिण भारत के अलावा थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे पिक्चर पे आइए, दूसरे इमेज पे आइए, तो यहाँ पर आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो हमें पता लगता है, राइटर यही बोलता है कि ओराव और कुरुख, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर हमें पता लगता है कि ओराव भाषा भाषी लोग होते हैं, यहाँ पर हमें पता लगता है कुरुख बोलने वाले लोग हैं। तो बस राइटर ने ये बोला कि एक तो आपको दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा थोड़ा कुछ झारखंड और ये मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी हमें इसी के ही अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, ओराव और कुरुख के रूप में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको भी क्विकली रिवाइज, जैसे आपने उन दोनों को किया था। तो हमने देखा द्रविड़ भाषा भाषी ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो बोल रहे कि ईरान वाले रीजन से ओरिजिन हुआ। हमने बोला है कि आज भी अगर आप देखो, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इन क्षेत्रों में द्रविड़ भाषा भाषी हमें लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि आज का जो भारत का द्रविड़ भाषा भाषी क्षेत्र है या द्रविड़ भाषा है,
वो द्रविड़ भाषा का जो मूल रूप है, अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें, ओरिजिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज के कंटेक्स्ट में प्राचीनतम रूप जो है वो हमें ब्रूही में दिखाई देता है, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और पता लगता है कि वहीं से मूव करते हुए ये कहाँ आता है, दक्षिण भारत में आता है। दक्षिण भारत में इसकी अलग अलग हमें शाखाएं दिखाई देती है, किस रूप में, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, इवन बोल रहा है कि राइटर की नॉर्थ में भी, सॉरी सेंट्रल वाला जो पार्ट है इंडिया का, मध्य भारत या मध्य प्रदेश और झारखंड वाला रीजन, यहाँ पर जो ओराव और कुरुक है वो भी इसके द्रविड़ का ही एक पार्ट है। क्लियर हो गया, सभी के समझ में आ गया। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, लास्ट पहुंचते हैं हम हिंद आर्यन पे। और मैं उम्मीद कर रही हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और एक दो बार आप रिवाइज करोगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखो स्किप तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको जो पढ़ना है आप वही पढ़ सकते हो, लेकिन इस बार यूपीएससी ने इतना तगड़ा झटका दिया है, आप देख सकते हैं एग्जाम में आप प्रिडिक्ट करके कुछ नहीं जा सकते कहाँ से आना है, किसका कितना वेटेज है, नहीं, जो आपके सिलेबस में है प्लीज़ आप उसे अच्छे से पढ़िए। और हमें नहीं पता है कि हमने कहाँ की चीज़ पढ़ी हुई है और वो किस सब्जेक्ट में काम आ रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास में है, हमारे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, वहाँ पर अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हमारा काम बनता है कि उसको एक बार अच्छे से पढ़ें। बाकी आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उस पर आप एक्स्ट्रा फोकस करिए, लेकिन छोड़िए मत, पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं आपके काम आना है। वो आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है उसमें कहाँ जाके वो सेट हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हिंद आर्यन, सबसे बड़ा ग्रुप जो हमें दिखाई देता है, इसको देखते हैं। हिंद आर्य की अगर यहाँ पर बात करता है राइटर, क्या बोलता है कि चौथा भाषा वर्ग हिंद आर्य है, जो हिंद यूरोपीय परिवार से है। जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भारत में था, वो ऑस्ट्रियाई परिवार से था, ऐसे ही हिंद आर्य भारत में जो जाना जा रहा है ना, उसको आप हिंद आर्य बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जिसका पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हिंद यूरोपीय परिवार, ठीक है। तो बेसिकली हिंद यूरोपीय परिवार की एक शाखा है हिंद आर्य, जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में बोली जाती है, या उत्तरी क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा का ये मूल था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये हिंद यूरोपीय परिवार कहाँ पर है, तो हिंद यूरोपीय परिवार ये वाला जो पूरा का पूरा यूरोप का क्षेत्र है, ये जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे यूरोपीय कॉन्टिनेंट पूरा दिखाई दे रहा है। इधर आ जाओ, एशिया वाला पार्ट हो जाएगा, रशिया वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब इसी की एक ब्रांच इधर निकली और इसी की एक ब्रांच इधर निकली, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए उत्तर भारत में पहुंचती है। ये देखो, इवन थोड़ा सा ये श्रीलंका को भी हाईलाइट कर रहा है, यानी श्रीलंका पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, इस भाषाभाषी इस भाषा का। ओके, तो बेसिकली ये हिंद यूरोपियन जो लैंग्वेज है, इसकी हमें दो ब्रांचेस दिखाई देती हैं, एक इधर जा रही है रशिया की तरफ और एक इधर जा रही है आपका सदर्न एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पर यही बोल रहा है। चौथा भाषा वर्ग हिंद आर्य है। हिंद आर्य तो वो है जो यहाँ पहुँच रहा है, और इस हिंद आर्य का संबंध किससे है, हिंद यूरोपीय परिवार से है, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर। हिंद यूरोपीय परिवार की पूर्वी अथवा आर्य शाखा हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य नाम से जानी गई। बेसिकली ये हिंद यूरोपीय परिवार था, इसकी जो पूर्वी शाखा निकलती है ना, ईस्टर्न वाली ब्रांच, बोल रहे कि ये ईस्टर्न ब्रांच के हमें तीन रूप दिखाई दिए, इसकी पूर्वी शाखा के हमें तीन रूप दिखाई देते हैं। एक जिसे आप बोल रहे हैं क्या, हिंद ईरानी, एक जिसे आप बोल रहे हैं दर्दी, और तीसरा जिसे आप बोल रहे हैं हिंद आर्य। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हिंद यूरोपीय परिवार की जो पूर्वी ब्रांच निकली, ये पूर्वी ब्रांच निकलती और इसके हमें तीन ग्रुप्स दिखाई देते हैं। हिंद यूरोपीय परिवार के तीन ग्रुप्स दिखाई देते हैं आगे चल के। पहला वाला हिंद ईरानी बोला, समझ पाए होंगे, ईरानी वाले रीजन में। दूसरा दर्दी बोला, पाकिस्तान कश्मीर वाले रीजन में। तीसरा हिंद आर्य, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो फैला हुआ है, ठीक है। इसी को ये एक्सप्लेन करता है। ईरानी, जिसे हिंद ईरानी भी कहा जाता है, ईरान में बोले जाने वाली, और इसका प्राचीनतम नमूना जो है वो हमें अवेस्ता में मिलता है। जिंदावेस्ता एक ग्रंथ है, बोल सकते हैं एक धार्मिक ग्रंथ है जहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है दर्दी भाषा। दर्दी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर वाला जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर हमें दर्दी भाषा का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। और इसका जो तीसरा है हिंद आर्य, हिंद आर्य भाषा प्रेजेंट डे कहाँ पर दिखाई दे रही है, पाकिस्तान। भारत की अगर हम बात करें तो 500 हिंद आर्य भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में है, यानी हिंद आर्य भाषाओं से लगभग
500 या हिंद आर्य परिवार से लगभग 500 उत्तरी भारत की भाषाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, इधर आ जाइए, इसके अलावा श्रीलंका हो गया, इन पर भी हिंद आर्य भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। नेपाल पे भी हिंद आर्य भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कुछ रीजन्स है। अब देखो, अगर आपने ये चीज पढ़ी है ना अभी तक, जो आप समझ के पढ़ रहे होंगे, तो हमें पता लगा द्रविड़ियन जो भाषा है उसका ओरिजिन ईरान वाले रीजन से, और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर भारत, ओके, दक्षिण भारत में पहुंच रहा है। फिर आप देख रहे हो हिंद आर्य भाषा, तो हिंद आर्य हो गया या हिंद ईरानी भाषा हो गया या दर्दी हो गया। तो आपको केवल भारत के कंटेक्स्ट में नहीं, आपको ये भी पता लग रहा है कि अच्छा ईरान जो है ना उसकी लैंग्वेज पे हमें द्रविड़ियन का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, उसकी लैंग्वेज में हमें किसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, हिंद ईरानी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको पता लग रहा है द्रविड़ियन का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो उनकी लैंग्वेज है उस पर हमें किसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, अभी आपने देखा दर्दी का दिखाई दे रहा है। तो केवल आप इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, आप बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं उनका भी एक एस्टिमेट ले सकते हो, आपको एक आइडिया लग सकता है। ठीक है, वापस से हम अपने टॉपिक पर जाते हैं, हमें इधर उधर नहीं बढ़ना है। अब थोड़ा सा इसको पिक्चर के थ्रू समझ लीजिए, यहाँ पर एक इमेज है, इससे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि जो हिंद यूरोपियन भाषा परिवार है, इसी का एक शाखा निकलता है जिसको आप इसकी एक शाखा निकलती है जिसको आप क्या बोलते हैं, हिंद आर्य बोलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि हिंद यूरोप की जो पूर्वी शाखा है ना, पूर्वी शाखा के 3 ग्रुप्स होते हैं। एक जिसको आप बोल रहे हैं हिंद ईरानी, दूसरा जिसे आप बोल रहे हैं दर्दी, ठीक है, तीसरा जिसे आप बोल रहे हैं हिंद आर्य। ठीक है, तो इसकी पूर्वी शाखा हिंद ईरानी, दर्दी, ये देखो, ये भारत का नक्शा काटा नहीं है एक्चुअली, ये बता रहा है यहाँ तक फैला हुआ है। तो पहले हिंद ईरानी है जो ईरान के आसपास फैला हुआ है, फिर दर्दी जो पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और कश्मीर वाले क्षेत्र में दर्दी फैला हुआ है, और फिर ये रहा हिंद आर्य जो हमें उत्तर भारत में दिखाई देता है, और लगभग इसी हिंद आर्य से 550 भाषाएं, बोलियां निकलती हुई दिखती हैं हमें उत्तर और मध्य भारत में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने काम की चीज़ पे, और हमारे काम की चीज़ जो है, मुझे नक्शा बार बार देखना पड़ा है क्योंकि भाई कांड करके रख देते हैं ये लोग मैप का, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा गड़बड़ किया हुआ है नक्शे के मामले में, हमारे कान उड़ा दिए जाते हैं, सीधे हमसे छीन लिया जाता है बार बार। तो हमें ध्यान रखना है कि छीने नहीं, एटलीस्ट नक्शे पर तो हमारे पास में ये बना ही रहना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, प्राचीन हिंद आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी है। बोल रहा है कि जो आज का आप वैदिक संस्कृत देखते हो, एक्चुअली ये वैदिक संस्कृत का मूल रूप क्या था, वो हिंद आर्य वाली जो ब्रांच आई है ना भारत में, उसी पर खड़ा हुआ है हमारा प्राचीन वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसके अलावा लगभग 500 से लेके 1500 BC से लेके 1000 AD तक, ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक, जो इस टाइम पीरियड तक हमें दिखाई देता है, हिंद आर्य भाषाओं के अंतर्गत प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ये सब भाषाएं आती है। इवन अगर आप देखोगे, जब हमें लिटरेचर दिखाई देता है, जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था वैदिक लिटरेचर के बारे में, हालांकि बाद में इसको कंपाइल किया गया था, बहुत बाद में, इनिशियली ये मौखिक चल रही थी। फिर आप देखते हो जो आपके धार्मिक ग्रंथ थे उसमें हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए टेक्स्ट मिलते हैं। बुद्धिज्म ज़्यादातर हमें पाली में दिखाई देते हैं, जैन हमें ज़्यादातर प्राकृत में दिखाई देते हैं। तो पाली, प्राकृत, आगे चल के अपभ्रंश है, या फिर हम बात करें संस्कृत। तो बोल रहे हैं कि ये जो सारे के सारे नॉर्थ में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मूल रूप क्या था, भारत में आने वाली हिंद यूरोपियन की हिंद आर्य शाखा, वही इसका मूल थी। ठीक है, जैसे दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये कहाँ से निकल रही हैं, द्रविड़ भाषा परिवार से, वैसे ही बोल रहा है कि उत्तर भारत में जो एंशिएंट टाइम में तो आपको यही दिखाई देता है ना, संस्कृत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो ये कहाँ से निकल रही हैं, हिंद आर्य भाषा से ये सब निकल रही हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अब इसका नया रूप, मतलब ये सब पहले थी, अब तो आप देखोगे उत्तर भारत में बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हिंदी एग्जैक्ट जो लैंग्वेज के रूप में आप आज देखते हो, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो कोई इस पर डिबेट मत लाना, 17th सेंचुरी के आसपास हमें ये डेवलप स्टेज में दिखाई देती है। जो इसका आज का रूप है ना, वो 17वीं शताब्दी के आसपास से दिखना चालू होता है। तो हिंदी है, बंगला है, असमी है, उड़ीसा है, ओडिया बेसिकली बोला जाता है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, ये सारी जो आज की
उत्तर भारत की आप आधुनिक भाषाएं बोल रही हैं, इन सब का विकास कहाँ से हुआ था? उसी हिंद आर्य भाषाओं से इनका विकास हुआ है। ये जितनी भी आपको क्षेत्रीय भाषाएं दिखाई दे रही है, ये सबका विकास यहीं से होता है, ठीक है। और हिंद आर्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मध्यकाल में अपभ्रंश से होता हुआ दिखता है। कश्मीरी मूलतः तो दर्दी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें हिंद यूरोप की दर्दी वाली का प्रभाव दिखाई देता है। दर्दी वाली ब्रांच, हिंद ईरानी, दर्दी और हिंद आर्य, तो दर्दी का इंपैक्ट दिखाई देता है कश्मीर वाले रीजन में, लेकिन यह भी गहरे रूप से संस्कृत और परवर्ती प्राकृत से ही प्रभावित रही है। तो यहाँ तक पहुँचते हैं हम। ये पूरा का पूरा रीजन है जहाँ पर हमें दिखाई देता है पूरा का पूरा हिंद आर्य भाषा का प्रभाव। तो आई होप यहाँ तक सबको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से हो सके वहाँ वो मैं आपको डिलीवर करूँ। लास्ट में हम कंक्लूजन ले लेते हैं। राइटर बोल रहा है कि आपने जैसा कि अभी देखा, सबसे पहले हम ऑस्ट्रो एशियाटिक से निकलते हैं, मतलब ऑस्ट्रियाई का ग्रुप जो भारत में आया। ऑस्ट्रो एशियाटिक कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तो हमने देखा ये जो आपका मेघालय की जयंतिया हिल है, खासी हिल है, वहाँ पर फैला हुआ है। निकोबार में फैला हुआ है। इधर आ जाओ, हमें दिखाई देता है झारखंड, उसके आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर ये फैला हुआ दिखाई देता है। मध्य भारत में दिखाई देता है। तो ये एक ब्रांच हो गई थी। दूसरी आपने देखी तिब्बत बर्मी वाली ब्रांच, तो हमने देखा कि ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्र में, और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, सिक्किम, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ, और कुछ वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग रीजन। बोला ये दोनों सबसे पुरानी है, लेकिन इसका अपना लिटरेचर डेवलप नहीं हो पाया था और बहुत कम क्षेत्र में सीमित है। आगे चल के जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसके लिटरेचर को डेवलप करने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश की है, जो भी उनको दंत कथाएं वगैरह पता लगी। और ज़्यादातर ये जो भी मैंने आपको बताया है, चाहे हम ऑस्ट्रो एशियाटिक की बात करें, चाहे हम तिब्बत बर्मी की बात करें, ज़्यादातर ट्राइबल्स जो हैं उनके द्वारा बोली जा रही है। फिर आगे हम द्रविडियन पे। द्रविडियन का हमने देखा कि ईरान से ओरिजिन होते हुए कैसे ये मूव करके दक्षिण भारत में आई, और दक्षिण भारत में इससे नई नई ब्रांचेस निकल गई। आप देख रहे हो तमिल, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है। इसके अलावा हमने देखा नॉर्थ में भी इसकी हमें दिखाई दे रही हैं। ओराव के बारे में हमने देखा, तो कुछ जो है इसकी लैंग्वेज जो है हमें नॉर्थ में भी दिखती हैं। इसके बाद से आ जाते हैं लास्ट कहाँ से, हिंद यूरोप परिवार की जो ब्रांच है। बेसिकली इसकी 3 ब्रांच थी, पूर्वी की 3 ब्रांचेस थी। पहला वाला हिंद ईरानी, दूसरा वाला दर्दी, और तीसरा वाला हिंद आर्य। भारत में हिंद आर्य का ज़्यादा इंपैक्ट है, कश्मीर में हिंद दर्दी हमें दर्दी दिखाई देता है, और भारत में नॉर्थ में जो इतनी सारी हमें दिखाई देती हैं लैंग्वेजेस, यहाँ पे 1 बाय 1 सबको बताया गया, वो सब जो है कहाँ से निकल कर आ रही है, हिंद आर्य से निकल कर आ रही है। बस इसी के साथ राइटर रोकता है इन चारों लैंग्वेज के बारे में, लेकिन फिर वो बोलता है कि देखो भले आपको स्पेसिफिक दिख रहा है कि यहाँ पर इस वाले लैंग्वेज का प्रभाव है, इस वाले का प्रभाव है, और उसका मूल रूप से ये सारी निकल कर आई है, अलग अलग भाषी सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब एक दूसरे से मिले नहीं हैं, या फिर इनका एक दूसरे पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और जो ओरिजिनल था वहीं से ये निकल के वैसे ही चल रहे। नहीं, इन दोनों ने, इन चारों ने एक दूसरे को आपस में प्रभावित भी किया है। तो बोल रहा है कि भले भारत में भाषाओं के ये हमें स्पेसिफिक 4 वर्ग दिखाई देते हैं, लेकिन उनको बोलने वालों की अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। हमें पता लगता है पूर्व काल से ही अनेक भाषा वर्गों के बीच में पारस्परिक प्रभाव पड़ता रहा है। अगर आपने इसको इंडिकेट किया तो हमने मैप पर हाईलाइट कर लिया, लेकिन बोल रहे बोलने वालों में ऐसा नहीं बोल सकते कि यही स्पेसिफिक है, नहीं, सब एक दूसरे से कुछ लेते देते रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बोलता है कि इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक भाषा वर्ग के शब्द दूसरे भाषा वर्ग में प्रकट होते हैं। मतलब आज के कंटेक्स्ट में आप देखो, द्रविडियन से उत्पत्ति वाले लैंग्वेजेस की बात करो तो उसमें आपको हिंद आर्यन के भी कुछ शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप बात करो ऑस्ट्रो एशियाटिक की, या फिर बात करो तिब्बत बर्मी की, उनमें कुछ इनके शब्द मिल जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो इनके इंडिविजुअल आइडेंटिटी होते हुए भी ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल नहीं है, या किसी एक के द्वारा नहीं बोले जाते हैं कि यही पूरा प्योरली इसे बोल रहे हैं, नहीं, सबके अंदर एक दूसरे का कुछ ना कुछ हमें टर्म्स दिखाई देता, वर्ड्स दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत पहले ही चालू हो गई थी, पारस्परिक लेन देन की शब्दों की वैदिक काल में ही शुरू हो चुका था। यहाँ पर बात कर रहा है मुंडा और द्रविड़ दोनों के बहुसंख्यक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। अगर आप ऋग्वैदिक टेक्स्ट को पढ़ो तो उसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मूल रूप द्रविड़ या मुंडा में छुपा हुआ है। मुंडा मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक वाले में छुपा हुआ है। वही हिंद आर्य भाषी, क्योंकि इनका शुरू से डोमिनेंस रहा है, आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया के जो में रूलर्स दिखाई देते हैं, चाहे आप बात करो
मौर्यंस के टाइम पीरियड में, चाहे आप बात करो पोस्ट मौर्यन में, चाहे आप बात करो गुप्ताज हो गए, पोस्ट गुप्ता हो गए, नॉर्थ इंडिया के ही रूलर्स हमें दिखाई देते हैं। नॉर्थ इंडिया के जो रूलर है काफ़ी पावरफुल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वहीं हिंद आर्य भाषा भाषी, क्योंकि सामाजिक रूप से प्रबल थे, आर्थिक रूप से प्रबल थे, उन्होंने अपनी भाषाओं के कुछ शब्द जो हैं वो जनजातीय भाषाओं पर थोपे हैं। तो कुछ जनजातीय भाषाओं में इनके शब्द मिलते हैं, उनके कुछ शब्द इनमें मिलते हैं, और ये हमें प्रॉपरली दिखते हैं, इनके लिटरेचर में अच्छे से दिखते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट में राइटर थोड़ा सा नस्ल से इसको जोड़ने की कोशिश करता है कि केवल भारत में ये स्पेसिफिक लैंग्वेजेस ही नहीं, बल्कि बोल रहा है कि जो 4 भाषा वर्ग है ना, इनको बोलने वालों की एक स्पेसिफिक नस्ल भी हमें दिखाई देती है, रेस भी दिखाई देती है। थोड़ा सा उसने डिफाइन करने की कोशिश की, हम बस एक झलक देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बहुत इसमें डूबना नहीं है। अभी देखो ये 4 उसने रेस दिखा दिया, अपने हिसाब से आप सोच लेना, इमेजिन कर लेना किसका कद काठी क्या है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, कैसे याद करना है नहीं। कुछ बच्चे बैठते ही रटना चालू कर दे, नहीं रटने का नहीं, बस समझना है, समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मानव जाति, समूह और भाषा परिवार। तो भाषा परिवार तो हमने देखा 4 ग्रुप है, इन 4 ग्रुप के हमें कुछ 4 स्पेसिफिक नस्ल भी दिखाई देती है, जो कि स्पेशल रेस है जो इनको बोल रही है, ठीक है। तो उपयुक्त 4 भाषा वर्गों को भारतीय उपमहाद्वीप के 4 मानव जाति समूहों के द्वारा बोला जाता है। हमें दिखता है ये 4 समूह में हमें नेग्रिटो दिखाई दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलाई दिखाई दे रहे हैं, मंगोलॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, कॉकेसिये दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 जो है हमें नस्ल दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वाला नेग्रिटो या हबीशनुमा, इसके बारे में इसका एक स्पेसिफिक बॉडी का फीचर बताया है कि ये किस तरीके से दिखते हैं जो नेग्रिटो होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि कद जनरली इसका छोटा होता है, चेहरा छोटा होता है, होठ छोटे होते हैं। जिनका अगर स्पेसिफिक लोकेशन देखें तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स जो हो जाएगा यहाँ पर, तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में, अंडमान जो आइलैंड है वहाँ पर, केरल और श्रीलंका के भी जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें इनका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो नेग्रिटो है ना वो स्पेसिफिक इस रीजन में दिखते हैं, ठीक है। और हमने ये पाया कि ये जो है वो कौन सी भाषा को बोलते हैं, तो ऑस्ट्रियाई भाषा को बोलते हैं। अब आप समझ गए ऑस्ट्रियाई भाषा क्या, ठीक है। तो ऑस्ट्रियाई के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमें ऑस्ट्रियाई को बोलने वाले दिखाई देते हैं, जयंतिया, या फिर हमने मध्य भारत का मुंडा वाला क्षेत्र देखा था। लेकिन बोल रहा है कि कुछ ऐसी नस्ल भी हैं जो स्पेसिफिक इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं, जैसे अभी आपने नेग्रिटो की बात की जो हमें दक्षिण भारत में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर एक और बात कर रहा है अगली वाली नस्ल की। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलाई जो है ये भी नाटे कद के होते हैं, इनका रंग भी कुछ दवा सावला सा ही होता है, शरीर पर इनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, रोंगटे होते हैं। तो आज आप अपने आप को कनेक्ट कर लेना आप किस नस्ल से जुड़े हुए हो। ये मुख्यतः भारत और मध्य भारत और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं। तो सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया वाला जो कुछ पार्ट है वहाँ पर हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, कहीं कहीं पे हिमालयी रीजन में भी दिखते हैं, और इनके द्वारा भी ऑस्ट्रियाई और मुंडा भाषा बोला जाता है, वही ऑस्ट्रो एशियाटिक वाला ही ग्रुप ये भी है। तो बेसिकली हमें पता लगता है कि भारत में स्पेसिफिक 2 ऐसी रेस हैं जो कि जो जुड़ी हुई हैं किससे, मतलब बोला तो अलग अलग रीजन वाइज जा ही रहा है, रीजन के अलावा यहाँ पे नस्ल से जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज वाला ग्रुप है ना, 2 नस्ल से जुड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक नेग्रिटो हो गया, दूसरा ऑस्ट्रेलाई हो गया। नेग्रिटो कहाँ पर रहते हैं, ऑस्ट्रेलाई कहाँ पर रहते हैं, मध्य भारत हो गया, कुछ हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रहते हैं। अगला आ जाता है मंगोलिया। मंगोली के बारे में बता रहे हैं कि मंगोली का क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, नाटे कद के होते हैं, छोटे छोटे इनके भी रोंगटे होते हैं, रोए होते हैं शरीर पे, चपटे नाक वाले होते हैं, मतलब नाक थोड़ी सी इनकी इस टाइप की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो उस बच्चे को, तो ऐसा कुछ है। अब इनकी बात कर रहा है कि ये जो मंगोलियन है ना ये कहाँ पर रहते हैं, उप हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है ना यहाँ पर हमें रहते हुए दिखाई देते हैं। इनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, तिब्बत बर्मी। तो आपने देखा भी अभी थोड़ी देर पहले कि तिब्बत बर्मी बोलने वाले इसी रीजन में है, और यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक नस्ल भी दिखाई देती है मंगोलिय, जो कि तिब्बत बर्मी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है कॉकेशियन लोग साधारणतः लंबे कद वाले होते हैं, पूर्ण विकसित। अब आप समझ जाइए किधर रह रहे होंगे, दाढ़ी युक्त गोरे चेहरे वाले होते हैं, चमड़ी इनका गोरा होता है, मतलब स्किन कलर, और संकुचित सुस्पष्ट नाक होती है। ये इनके फीचर्स बता रहा है। ये बेसिकली द्रविड़ और हिंद आर्य दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो बस यहाँ पे नस्ल से जोड़ने की कोशिश की है थोड़ा सा कि भाई नेग्रिटो जो है या फिर ऑस्ट्रेलाई जो है ये दोनों ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज वाले ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इनकी जो नस्ल होती है वो ज़्यादातर उसी लैंग्वेज को बोलती है, ठीक है। इसके अलावा इसने बोल दिया मंगोलिया,
ये हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखाई दे रहे हैं, तिब्बत बर्मी से जुड़े हुए हैं। लास्ट में कॉकेशिया लोग के बारे में बता रहा है, लंबे कद, गोरी चमड़ी, इस तरह का कुछ स्पेसिफिक फीचर। ये दोनों को बोल रहे हैं हिंद आर्यन और द्रविड़ियन, दोनों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अब तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस राइटर ने इतना बोला है कि भाषा में हमें जब आप पढ़ोगे हमारे देश के बारे में बहुत सारी भाषा, बहुत सारे बोलियाँ दिखाई देंगी। तो राइटर ने कहा है कि मेजरली हमें 4 ग्रुप्स दिखाई देते हैं लैंग्वेज के, जिनसे ये सारी भाषाएं, बोलियाँ निकली हैं, जिनके लिए आज हम लड़ाई करते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अब दक्षिण भारत में लड़ रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम अपने अपने डोमिनेंस को लेकर नॉर्थ में लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तुम सारे एक ही फैमिली का पार्ट हो। आपको अभी पढ़ के पता लगा? तो बस राइटर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये 4 ग्रुप्स है और आप कहीं ना कहीं इन चारों ग्रुप में से निकले हो। और ऐसा नहीं है कि आपने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रखी है, आप एक दूसरे से कुछ ले दे रहे हो। मतलब द्रविडियन में गया है काफ़ी कुछ हिंद आर्य का, हिंद आर्य में काफ़ी कुछ आया है किसका, तिब्बत बर्मी का या फिर मुंडा का, उन्होंने भी काफ़ी कुछ आपका लिया है। तो ये सब काफ़ी पहले से चला आ रहा है और हमें वैदिक टेक्स्ट से इसका एविडेंस मिलना भी चालू हो जाता है। और लास्ट में थोड़ा सा नस्ल से बताते हुए आपको जोड़ दिया है। बस थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना है कि मूव करके कहाँ से आई है। कभी भी दिमाग में पूछेगा ऑस्ट्रियाई, तो ऑस्ट्रियाई किधर से मूव करके आ रही है, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है। इसकी 2 ब्रांचेज है, इंडिया में ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ओशिनिया वाले में ऑस्ट्रोनेशियन वाला हमें दिखाई देता है। फिर बोल रहा है तिब्बत बर्मी, तो वो किधर से मूव क्या आ रही है, चाइना तिब्बत वाले रीजन से, इंडिया के हिमालयन वाले रीजन में हमें दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा इसका डोमिनेंस दिखाई दे रहा है। फिर हमने कौन सा देखा था, द्रविडियन, ईरान से ओरिजिन, ब्रूही पाकिस्तान में, फिर मूव करके दक्षिण भारत में आई। फिर लास्ट में बोल रहा है कि हिंद आर्य, हिंद आर्य कहाँ से, हिंद यूरोप से निकल रही है और उसकी पूर्वी शाखा के 3 हमें पार्ट्स दिखाई देते हैं, हिंद ईरानी हो गया, दर्दी हो गया और हिंद आर्य जो भारत में हमें डोमिनेंस में दिखता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन को यहीं रोकते हैं और कल से आपके पसंदीदा चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। प्लीज़ एक भी क्लास मिस मत करिएगा। इवन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करिए सारी क्लासेस ले। बाकी जो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्टोन एज। तो अब हम डायरेक्ट जाने वाले पाषाण काल पे। एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टोन एज जो है, वहाँ से हम देखेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से हम एक एक चीज़ें सीखते हुए चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम सबसे पहले हम किस तरह से खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे, वहाँ से पशुपालक बनते हैं, एग्रीकल्चर करना सीखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सीखते हैं, मेटल कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, हमारा आर्ट एंड कल्चर में क्या रोल था, किस तरह के रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, फिर आगे किस तरह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो अब आपका नया चैप्टर जो है स्टोन एज जो है वो कल की क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। और देखो मेरी कोशिश क्या है कि एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर नहीं इवन एक पूरा टॉपिक है, जैसे स्टोन एज हो, स्टोन एज बहुत बड़ा चैप्टर है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक सब कुछ हमें पढ़ना है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें डेप्थ में जानने की जरूरत है, उनकी इकॉनमी के बारे में, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो स्पेसिफिक कुछ नहीं था, लेकिन उनका इकॉनमी क्या था, उनका रिलीजन क्या था, उनकी सोसाइटी कैसे थी, प्लस उसके बाद से उनका इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी। तो थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो जाएगा। तो जो भी आगे से आपको क्लासेस मिलेंगी, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं होगा, अभी भी नहीं हुआ है, एक ही क्लास में होगा। तो भले हमारे 2 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, एक ही क्लास में कंप्लीट कराएंगे, तब कि आपके पास में एक ही जगह पर हो कि वैदिक एज है या पहले हमने स्टोन एज करा तो एक क्लास में खत्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक क्लास में खत्म। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लास बड़ा हो सकता है, 1 घंटे की जगह 2 घंटा 2.5 घंटा जा सकता है, लेकिन आपको वो कवर करना है, ठीक है। चलो फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ रेगुलर सेशन में बने रहिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव प्लीज़ बताइए। पॉजिटिव देंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव देंगे तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।